अध्याय 15 आनुवंशिकी, जनकों से संतानों तक। हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा कि प्रजनन से जीव अपने ही जैसे जीव को पैदा करते हैं, जैसे बबुल के पेड़ से बबुल का बीज और उससे बबुल के पेड़ ही पैदा होते हैं। बकरी से बकरी का बच्चा, मनुष्य से मनुष्य का बच्चा। नए पैदा हुए जीवों के गुणों में अपने माता पिता से समानता के साथ साथ विभिन्नताएं भी दिखती हैं। आइए इन समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। 15.1 जीवों में समानता एवं विभिन्नता, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिज्म। 15.1.1 जंतुओं में उदाहरण मनुष्य। क्रियाकलाप 1। पिछली कक्षा में आपने अपने दोस्तों के साथ तुलना करके कई समान तथा भिन्न लक्षणों का अध्ययन किया था। अब आप अपने परिवार में ऐसे लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन और स्वयं के लक्षणों के आधार पर दी गई सारणी में सही का चिन्ह लगाएं। सारणी देखकर बताएं ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो आप में और आपके माता पिता दोनों में हैं। क्या कोई लक्षण आपके दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक में है जो आपके माता पिता और आप में भी है? ऐसे कौन कौन से लक्षण आपके दादा दादी, नाना नानी किसी एक में है और आप में भी है पर आपके माता पिता में नहीं है? ये लक्षण आप में कैसे आए होंगे? आपने देखा कि कुछ लक्षण आपके पूर्वजों से आप तक पहुंचे। इस प्रकार लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकी, हेरिडिटी कहलाता है। सारणी में आपने यह देखा कि कुछ लक्षण आपके परिवारजनों में नहीं है पर आप में है। इसी प्रकार एक जाति के जनकों की संतानों में समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है वे विभिन्नताएं, वेरिएशन हैं और इसके बारे में हमने अध्याय 1 में पढ़ा है। 15.1.2 पौधों में भी इसी प्रकार कई समानताएं एवं विभिन्नताएं होती हैं। एक ही जाति के पौधों में कई समानताएं जैसे पत्तियों का आकार, फूलों की संरचना आदि एक जैसे होने के बावजूद कई भिन्नताएं होती हैं, जिससे आप एक ही पेड़ की दो एक जैसी पत्तियां ढूंढ नहीं पाते। क्या एक ही पौधे के दो बीज एक समान होंगे? क्रियाकलाप 2। एक मटर या सेम की फली के बीजों का अवलोकन करें। क्या फली में दो समान बीज दिख रहे हैं? उन बीजों में क्या-क्या भिन्नताएं हैं? हजारों वर्षों से लोगों ने ऐसी विभिन्नताओं का अध्ययन किया और अलग-अलग गुण वाले कई किस्म के पौधों को विकसित किया। लोगों को पता था कि एक पीढ़ी के कई गुण दूसरी पीढ़ी या आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रकट होते हैं, मगर सवाल यह था कि अलग-अलग गुण पैदा कैसे होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं। 15.2 आनुवंशिकी और मेंडल का योगदान, हेरिडिटी एंड मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। गुणों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए 19वीं शताब्दी में व्यापक अध्ययन होने लगे थे। अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि डार्विन ने विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया और विकास का सिद्धांत दिया, मगर वे लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को नहीं बता पाए। डार्विन और उनके समय के कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे थे, जिनमें ग्रेगर जॉन मेंडल का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। मेंडल ऑस्ट्रिया के एक मठ में पादरी थे। उन्हें बचपन से ही बागवानी में रुचि थी। वे अपने मठ के बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाते थे और उन पर प्रयोग करते थे। उन्होंने सन 1856 में शुरू कर पूरे 12 साल तक अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर लगभग 10,000 प्रयोग किए। इसके बाद भी कई अन्य पौधों पर अपना प्रयोग जारी रखा और नियमित रूप से उनका लेखा जोखा पत्राचार द्वारा अपने समय के वनस्पति विदों के साथ साझा करते रहे।
वे इस दिशा में किए गए अन्य वैज्ञानिकों जैसे डार्विन के प्रयोगों के विवरण भी पढ़ते और उनका विश्लेषण करते। गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल के प्रयोगों से हमें कई जानकारियां मिली। मेंडल ने अपने प्रयोग के नतीजों के बारे में अनुमान लगाने व उनकी पुष्टि के लिए गणितीय गणनाओं को सम्मिलित किया। 15.2.1 मेंडल के प्रयोग और उनका उद्देश्य। मेंडल कोई ऐसा नियम खोजने का प्रयास कर रहे थे जो सामान्य रूप से विषम लक्षणों यानी मटर के पीले और हरे रंग के बीज, बैंगनी और सफेद फूल आदि के आनुवंशिकी के लिए लागू हो सके। साथ ही वह यह भी प्रयास कर रहे थे कि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों में कितनी भिन्नताएं होती है। मेंडल ने इसके लिए पहले तो मधुमक्खियों पर प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन फिर जंतुओं को छोड़कर पौधों पर प्रयोग करने लगे क्योंकि पौधों को संभालना आसान था। अपने प्रयोगों में उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया, जिसके लिए ये कारण दिए। पहला, मटर 1 वर्षीय पौधा है। जीवन चक्र छोटा होने के कारण उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। दूसरा, इनमें पर परागण करवाया जा सकता है जिससे संकरण होता है। तीसरा, सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लक्षण शुद्ध बने रहते हैं। चौथा, इसका पौधा द्विलिंगी होता है। यदि इसमें से पुमंग को हटा दिया जाए तो वह एक लिंगी के समान व्यवहार करता है। पांचवा, संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन योग्य होते हैं। छठवां, मटर में काफी स्पष्ट विपरीत लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। मेंडल द्वारा चुने गए मटर के कुछ विपरीत लक्षण सारणी में दिए गए हैं। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए खास व्यवस्था की। वे किसी प्रयोग में परपरागण होने देते थे तो किसी प्रयोग में स्वपरागण। परपरागण से बने बीजों यानी संकर बीजों का अध्ययन अलग से आगे बढ़ाते। हर बार जब बीज बनते तो उन्हें वे गिनते और उनमें से कुछ बीज गिनकर बोते। वे इससे बनने वाले पौधों और उनके गुणों का लेखा जोखा रखते। संकर बीज प्राप्त करने के लिए वे परपरागण ही क्यों कर रहे थे? मेंडल विपरीत लक्षण वाले गुणों का अध्ययन क्यों कर रहे थे? 15.2.2 मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। बैंगनी व सफेद फूल वाले पौधों के साथ प्रयोग के संदर्भ में। मटर के कुछ पौधों में बैंगनी फूल लगते हैं और कुछ में सफेद। मेंडल ने सबसे पहले मटर की इन किस्मों के बीजों को बोकर पौधे उगाए। इन पौधों में लगे फूलों में स्वपरागण होने दिया। हर बार फूलों के रंग के आधार पर उन्हें छांट लिया। ऐसा इतनी बार किया कि बैंगनी फूल वाली किस्मों में बैंगनी फूल और सफेद में सफेद मिला। इस प्रकार मेंडल ने स्वपरागण करवाकर ऐसे बैंगनी और सफेद फूल वाले पौधे तैयार कर लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही लक्षण दर्शाते। उन्होंने इन पौधों को शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफेद किस्म माना। इन्हीं किस्मों से मेंडल ने अपना प्रयोग प्रारंभ किया। उन्होंने शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफेद फूल वाले पौधों के बीज बोए और उनमें परपरागण करवाया। इस तरह से जो संकर बीज बने, उन्हें बोने पर जो पौधे बने, उन सब में बैंगनी फूल लगे। प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन। जरा सोचिए कि बैंगनी और सफेद के बीज का रंग क्यों नहीं बना होगा? मेंडल ने जब इन F1 के बैंगनी फूलों वाले पौधों में स्वपरागण से उत्पन्न बीज बोए तो आश्चर्य हुआ कि अगली पीढ़ी में द्वितीय पीढ़ी F2 जनरेशन सारे पौधों में बैंगनी फूल नहीं लगे। उन्होंने देखा कि 929 पौधों में से 705 पौधों पर बैंगनी फूल लगे और 224 पौधों पर सफेद फूल लगे थे। इसे उन्होंने अनुपात के रूप में देखा तो बैंगनी और सफेद फूल वाले पौधों के बीच का अनुपात 3.15:1 था। मेंडल ने ये प्रयोग अन्य गुणों को लेकर भी किए। दूसरी पीढ़ी में सभी के विपरीत गुणों का अनुपात लगभग 3:1 था। क्या आप जानते हैं
मेंडल ने जो प्रयोग किए उनके परिणाम कुछ इस प्रकार थे। मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि दो विपरीत गुणों जैसे फूलों के बैंगनी और सफेद रंग में से एक हावी और दूसरा दब्बू होता है। हावी गुण को प्रभावी डोमिनेंट और दब्बू गुण को उन्होंने अप्रभावी रिसेसिव कहा, क्योंकि हावी गुण की उपस्थिति में दूसरे का प्रभाव नजर नहीं आता। फूल के रंग के मामले में बैंगनी रंग प्रभावी रहता है और सफेद अप्रभावी। जब किसी बीज में बैंगनी और सफेद दोनों कारक हो तो फूल का रंग बैंगनी होता है, क्योंकि बैंगनी रंग सफेद को दबा देता है। सफेद फूल आने के लिए जरूरी है कि कारक शुद्ध सफेद हो। कई पीढ़ियों तक इन प्रयोगों को करने पर हर पीढ़ी में उन्होंने शुद्ध और संकर पौधों की संख्या में एक निश्चित अनुपात पाया। 15.2.3 परिणाम के आधार पर अनुमान Assumption based on experimental observation। प्रयोगों से मेंडल ने अनुमान लगाया। पहला, प्रत्येक लक्षण को दर्शाने के लिए दो कारक फैक्टर होते हैं। दूसरा, प्रजनन के दौरान हर जनक के दो कारकों में से एक कारक संतान को मिलता है। इस प्रकार संतान में कारकों का एक नया जोड़ा बनता है। तीसरा, विपरीत गुणों के दो जोड़ी कारकों में से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। आइए एक क्रियाकलाप से पता करें कि मेंडल ने किस गणितीय आधार पर यह अनुमान लगाए होंगे। 15.2.4 संभाविता और अनुमान की जांच। क्रियाकलाप 3 सिक्के के खेल और संभाविता। Confirming assumption with the help of probability। 1, 2 या 5 रुपए के एक जैसे दो सिक्के से खेल शुरू करते हैं। एक सिक्के में दोनों तरफ निशान लगा दें। सावधानी रखें कि सिक्के के चित्त हेड या एच एवं पट टेल या टी दोनों भाग दिखते रहे। यह अ सिक्का है, बिना निशान वाला ब सिक्का हुआ। अब अ एवं ब सिक्कों को एक साथ उछालें और सिक्कों को देखकर सारणी में अ एवं ब सिक्के के चित्त एवं पट को टैली चिन्ह बनाकर नोट करें कि चित्त एवं पट कितनी बार आया। यदि पहली बार उछालने पर दोनों पर चित्त आए तो एच के स्तंभ के नीचे एक टैली चिन्ह लगाएं और अगली बार दोनों पर पट आए तो टी के नीचे एक टैली चिन्ह लगाएं। ऐसा 500 या 1000 बार दोहराएं। अब अ एवं ब सिक्के की चारों परिस्थितियां कितनी बार मिली इसका प्रतिशत निकालें। क्या हर परिस्थिति 25% मिल रही है? सिक्के की चारों परिस्थितियों अर्थात HH, HT, TH, TT का अनुपात आपको 1:1:1:1 मिला होगा, यानी हर एक की संभावना 25% है। अगर आप एक ही सिक्के से खेलते तो चित्त या पट होने की संभावना कितनी होती? ठीक इसी प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोगों के अवलोकनों के आधार पर परिस्थितियों का प्रतिशत एवं अनुपात निकाला था। अगर हर सिक्के के चित्त और पट को मेंडल का एक कारक जोड़ा मान ले तो दोनों सिक्कों पर चित्त HH एक साथ आए तो शुद्ध बैंगनी गुण एवं दोनों सिक्कों पर पट TT एक साथ हो तो शुद्ध सफेद गुण है। HT या TH बैंगनी, सफेद या इन दोनों का मिला-जुला रंग दर्शा सकता है। परंतु मेंडल के प्रयोग में हमने देखा कि बैंगनी का प्रतिशत 75 है और सफेद का 25। ऐसा तभी संभव होगा जब HT TH के प्रतिशत को HH के प्रतिशत से जोड़ा जाए, यानी 75% बैंगनी मिलेगा। यानी बैंगनी का एक भी कारक हो तो बैंगनी रंग के फूल पैदा करने वाले पौधे मिलेंगे। इसका अर्थ है कि ये बैंगनी कारक सफेद को दबा रहा होगा। इस बात को जांचने के लिए मेंडल कई विपरीत लक्षणों से प्रयोग करते रहे। बच्चों, मेंडल का नाम तो आपने सुना ही है। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आनुवंशिकी के जनक है। मेंडल ने आनुवंशिकी से संबंधित बहुत सारे प्रयोग पौधों पर किए और इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ अनुमान निकाले। जैसे उन्होंने कहा कि प्रत्येक लक्षण में 2 कारक होते हैं,
प्रजनन के दौरान हर जनक में से एक एक कारक संतान को मिलता है और इस प्रकार से संतान में नए कारकों का जोड़ा बन जाता है। इन विपरीत जोड़ी वाले कारकों में एक कारक प्रभावी रूप से दिखाई देता है तो दूसरा मौजूद होने के बाद भी दिखाई नहीं देता है। जैसे बच्चों, आपने बैंगनी फूल और सफेद फूल वाले मेंडल के प्रयोग को तो देखा ही है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे मेंडल के प्रयोग को देखते हैं। जब मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में मेंडल को सभी लंबे पौधे दिखाई दिए, जबकि वहां पर बौने पौधे भी मौजूद थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लंबे पौधे के प्रभावी कारक पहली पीढ़ी में दिखाई दिए, जिसने बौने पौधे के कारक को दबा दिया, जिसके कारण हमें पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे दिखाई दिए। चलिए बच्चों, इसे हम एक गणितीय क्रियाकलाप के आधार पर समझते हैं और देखते हैं कि मेंडल ने किस आधार पर यह अनुमान निकाले होंगे। इसके लिए हमें दो एक जैसे सिक्कों की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर मैंने 2 रुपए के 2 सिक्के लिए हैं। इस प्रकार से एक सिक्के में दोनों तरफ मैं एक काला निशान बना दूंगी और हमें निशान इस प्रकार से बनाना है कि सिक्के का चित और पट भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। इस प्रकार से ये हमारा अ सिक्का हुआ और इसी प्रकार से जो बिना निशान वाला सिक्का है ये हमारा ब सिक्का है। साथ ही बच्चों, सिक्के का हेड वाला जो भाग है ये लंबे पौधों के कारक को बता रहा है और जो टेल वाला भाग है ये बौने पौधों के कारक को बता रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों सिक्कों को उछालेंगे और उछालने के बाद हेड और टेल किस सिक्के में कब आ रहा है इसे हम एक सारणी में टेली चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। तो हम अपना क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों सिक्कों को मैं एक साथ उछालूंगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो निशान वाला सिक्का है उस पर हेड आया है और जो बिना निशान वाला सिक्का है उस पर भी हेड आया है, मतलब दोनों तरफ एच एच आया है। तो अब हम इसे एच एच स्तंभ में एक टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। चलिए इसे हम फिर से करते हैं। अब हमारा जो अ सिक्का है, निशान वाला सिक्का, इस पर टेल आया है और बिना निशान वाले सिक्के में हेड आया है। इसे भी हम टी और एच इस स्तंभ में टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। इस प्रकार से एक बार और हम उछालेंगे। अब अ और ब दोनों सिक्कों में टेल आया है, मतलब टी वाला जो हमारा स्तंभ है उसके नीचे हम इसे एक टैली मार्क के द्वारा दर्शा देंगे। इस प्रकार से बच्चों इस प्रक्रिया को हमको कम से कम 500 या 1000 बार दोहराना है। मैं इसे 500 बार करने वाली हूँ। इस प्रकार से दोनों तरफ हेड आया तो हम एच एस स्तंभ के नीचे एक टैली मार्क बना लेंगे। अब अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में हेड आया, मतलब टी और एच स्तंभ के नीचे हमें टैली मार्क बना लेंगे। इसी प्रकार से अ और ब सिक्के दोनों में हेड आया तो हम एच एच स्तंभ के नीचे एक टैली मार्क बना लेंगे।
अब अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में हेड आया, मतलब टी और एच। तो टी एच स्तंभ के नीचे हम एक टेली चिन्ह बना लेंगे। फिर से उछालते इसको और हमें इसे फिर से एक साथ उछालना है। इस प्रकार से अ और ब सिक्के दोनों में एच एच आया, हेड आया, तो हम एच एच स्तंभ में एक टेली मार्क बना लेंगे। फिर से अ और ब सिक्के में अब टी टी आया, टेल आया, इसलिए टी टी स्तंभ के नीचे हम एक टेली चिन्ह बना लेंगे। फिर से इसमें टेल टेल आया, इसलिए हम टी टी के नीचे फिर से एक टेली चिन्ह बना लेंगे। अब ये 499, तो हम देख सकते हैं कि अ सिक्के में टेल आया और ब सिक्के में भी टेल आया। इस प्रकार से टी टी स्तंभ में हम एक टेली मार्क बना लेंगे। अब ये आखिरी बार हम 500 बार इन सिक्कों को उछाल रहे हैं। इस प्रकार से अ सिक्के और ब सिक्के दोनों में टेल टेल आया, तो फिर से हम इसे टी टी स्तंभ में एक टेली चिन्ह के द्वारा दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा परिणाम तैयार हो चुका है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्तंभ का जो प्रतिशत आया है वो 25% ही आया है। तो ये जो क्रियाकलाप हमने किया है ये संभावनाओं का प्रयोग है और इसी संभावनाओं के आधार पर ये अनुपात यहाँ पर निकला है। तो इसी आधार पर मेंडल ने भी प्रयोग किया था और उन्होंने इस प्रकार का अनुपात निकाला था। अगर हम इस एच एच कॉलम, एच टी और टी एच कॉलम को एक साथ जोड़ देते हैं तो इनका जो प्रतिशत हमें प्राप्त होगा वो लगभग 75% प्राप्त होगा और टी टी कॉलम का जो प्रतिशत प्राप्त होगा वो लगभग हमें 25% प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो अनुपात निकलेगा वो 3:1 होगा। इसी आधार पर मेंडल ने भी 3:1 का अनुपात निकाला था। अनुमान और भी सम मोर एजम्पशन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, शुद्ध लक्षण वाले जनकों से मेंडल ने अपना प्रयोग शुरू किया था। बैंगनी और सफेद फूल वाले पौधों के प्रयोग की बात करें तो मेंडल द्वारा पहली पीढ़ी को शुरू इस प्रकार किया गया। शुद्ध बैंगनी और सफेद फूल के लक्षण के कारक जोड़ी में होंगे, जिसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। कैपिटल वीवी यानी बैंगनी पर्पल, स्मॉल वीवी सफेद व्हाइट। इन लक्षण वाले जनकों के बीजांड और परागकण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। बैंगनी और सफेद फूलों पर परागण करवाने पर पहली पीढ़ी के पौधे कैपिटल वी स्मॉल वी कारक वाले होंगे, क्योंकि कारकों के जोड़े इस प्रकार बनेंगे। पहली पीढ़ी से प्राप्त यानी द्वितीय पीढ़ी के जनक पौधे के बीजांड और परागकण इस प्रकार दर्शाए जा सकते हैं। द्वितीय पीढ़ी के पौधे के कारकों के जोड़े इस प्रकार बनेंगे, यानी 25% पौधे पहली पीढ़ी के बैंगनी फूल वाले जनक पौधे के समान, 25% पौधे पहली पीढ़ी के सफेद फूल वाले जनक पौधे के समान एवं 50% पौधे द्वितीय पीढ़ी के जनक पौधे जैसे मिले। मेंडल के इस प्रयोग में विषम रूप कारक हेट्रोजाइगस फैक्टर कैपिटल वी स्मॉल वी है और समरूप कारक होमोजाइगस फैक्टर स्मॉल वी या कैपिटल वी है। क्या आप जानते हैं कारकों की प्रकृति? उदाहरण के लिए सफेद फूल के कारक कैपिटल वी को जीनोटाइप तथा इनसे प्रदर्शित लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता रहा है। अर्थात कारकों के समग्र समूह जिनसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं जीनोटाइप हैं तथा बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। मगर वैज्ञानिक ए जोहानसन ने पहली बार जब 1909 में विविधता संबंधी अध्ययन के अपने परिचय में इन शब्दों को प्रस्तावित किया तो उन्होंने लिखा जीन युग्मक
गैमेट या उनके मेल से बनी कोशिका में पाए जाने वाले कारकों की इकाई है और समग्र जीन युग्मक या कोशिका का जीनोटाइप है। जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी काफी जीनोटाइपिक समानता पाई जाती है। एक जैसे जीनोटाइपिक समानता वाले जीवों में विभिन्न पर्यावरण के प्रभाव से उत्पन्न भिन्न प्रकार फिनोटाइप है, यानी जीनोटाइप वंशांगत लक्षण है और फिनोटाइप अवंशांगत लक्षण दर्शाता है। इस अनुच्छेद से हमें ये समझ में आता है कि वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग व अर्थ समय के साथ बदलता है। 15.2.5 मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ। मेंडल को अपने अनुमान एवं प्रयोगों से पता चला कि परागकण व बीजांड बनते समय एक जोड़े कारक में से दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं, यानी बैंगनी या सफेद फूल वाले मटर के पौधे के युग्मक अर्थात परागकण या बीजांड में एक बैंगनी कारक या एक सफेद कारक होगा। बीजांड और परागकण के मेल से बने बीज में रंग के दो कारक होंगे। ये दोनों बैंगनी कैपिटल वीवी, दोनों सफेद स्मॉल वीवी या एक बैंगनी एक सफेद कैपिटल वी स्मॉल वी हो सकता है। मेंडल के अनुसार युग्मक में कारक एक दूसरे से पृथक होकर पहुंचते हैं। यह मेंडल के पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। मेंडल ने प्रयोग सिर्फ एक एक गुण के साथ ही नहीं किया, उन्होंने यह भी देखने की कोशिश की कि यदि एक से अधिक गुणों का विश्लेषण एक साथ किया जाए तो क्या होगा। वे देखना चाहते थे कि क्या दो गुण या तीन गुण एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। एक से अधिक गुणों को लेकर दिए गए प्रयोगों तथा उनसे संबंधित नियम का विवरण परिशिष्ट में है। क्या आप जानते हैं, मेंडल ने वंशागति की अवधारणा को विकसित करने के लिए लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विपरीत एवं समान गुणों के कारकों के जोड़े संबंधी जो अध्ययन किए वे आनुवंशिकी के आधार बने, पर उनके जीवन काल में कोई इसे समझ नहीं पाया। उनकी मौत के लगभग 30 साल बाद इसे सराहा गया। आज हम जानते हैं कि ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां मेंडेलीय नियम हूबहू लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में तथा जिनमें गुणसूत्र जोड़ी में नहीं होते। सरसों में गुणसूत्रों का 4 गुणित समूह है तो गेहूं में 2 से लेकर 12 गुणित गुणसूत्र के समूह होते हैं, या जिनमें एक ही गुण के एक से ज्यादा प्रभावी कारक हैं, मानव रक्त समूह। 15.3 मानव में मेंडेलियन नियम अनुसार आनुवंशिकी, ह्यूमन इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ। क्रियाकलाप 1 में हमने कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। उसमें मेंडेलीय लक्षण था टुड्डी में गड्ढा। यह मेंडेलीय नियम के अनुसार एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। सिकल सेल एनीमिया भी लगभग ऐसा ही एक लक्षण है। 15.3.1 सिकल सेल कारक और आनुवंशिकी, फैक्टर्स फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड देयर इनहेरिटेंस। मनुष्य में 11वें नंबर के अलिंग ऑटोसोम गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनने का कारक पाया जाता है। इससे सामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन व गोल लाल रक्त कोशिका बनती है। इसके कारक को दर्शाने के लिए चित्र में कैपिटल RR सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक के लिए लिया गया है। इसी कारक में बदलाव से हीमोग्लोबिन की संरचना में अंतर होता है, जिससे रक्त कोशिकाएं हंसियाकार हो जाती हैं। चित्र में इस अवस्था के कारकों को स्मॉल rr द्वारा दर्शाया गया है। हंसियाकार कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। साथ ही एक सामान्य गोल रक्त कोशिका का जीवन काल जहां 100 से 120 दिन है, एक हंसियाकार कोशिका का जीवन काल मात्र 15 से 20 दिन का होता है। इस प्रकार रक्त कोशिकाओं के आकार में बदलाव तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी से रोगी बहुत जल्दी थक जाता है। यह तब घातक होता है जब इसके कारक समरूपी स्मॉल rr अवस्था में होते हैं। सामान्य हीमोग्लोबिन संबंधी कारक जिससे गोल रक्त कोशिका बनती है, हीमोग्लोबिन की संरचना बदलने वाले कारक
जिससे हंसिया का रक्त कोशिका बनती है पर प्रभावी होते हैं। क्या आप जानते हैं सिकल सेल एनीमिया से मलेरिया के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है। हमारे राज्य में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों की बहुतायत है। यह रोग केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, हमारे देश तथा अन्य देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका में व्यापक रूप से पाया जाता है। इन इलाकों में मलेरिया का प्रकोप होने से सिकल सेल रोग के वाहकों चित्र अनुसार के लिए इसके कारक लाभदायी हैं। हंसियाकार कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी जीवित नहीं रह पाते हैं, अतः यह मलेरिया के प्रति प्रतिरोधात्मक होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार होती है। 15.3.2 मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। हमने मनुष्य के गुणसूत्रों के बारे में जैविक प्रक्रियाएं 3 में पढ़ा है। हमने यह भी जाना कि मनुष्य में लिंग निर्धारण 23वां गुणसूत्र की एक जोड़ी कारकों से होता है। मादा में XX, नर में XY। शुक्राणुओं और अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जब माता का अंडा तथा पिता का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं, तब युग्मनज जाइगोट में फिर से द्विगुणित संख्या हो जाती है। इससे संतति बनती है, जिसका लिंग इस पर निर्भर है कि उसमें दोनों X हैं या एक X और एक Y। अगर दोनों X है तो मादा बनती है और एक Y एक X गुणसूत्र वाले युग्मनजों से नर बनता है। Y गुणसूत्र X गुणसूत्र से छोटा होता है। चित्र से हम समझ सकते हैं कि नर व मादा बनने की संभावना हर जोड़े के लिए 50% है, यानी व्यक्ति का लिंग नर या मादा होना पूर्णतः एक संयोग की बात है। उसके लिए न तो माँ और न ही पिता जिम्मेदार है। नर जनन कोशिकाओं में XY होने से व्यक्ति के लिंग निर्धारण में नर का हाथ हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत है? क्यों? 15.4 जनकों से संतान, कारक से जीन तक, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फैक्टर्स टू जीन्स। आनुवंशिकी के क्षेत्र में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान मेंडल ने ही दिया और इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जन्मदाता कहा गया है। मेंडल ने परिकल्पना की कि प्रत्येक लक्षण एक जोड़ी कारक के द्वारा प्रकट होता है। इसके लगभग 60 साल बाद 1920 में टिड्डी के गुणसूत्रों पर प्रयोग कर रहे सैटन ने बताया कि मेंडलीय कारक गुणसूत्रों पर मौजूद होते हैं और किसी एक जनक के एक जोड़ी गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र ही संतान को मिलता है। मेंडल को बैंगनी और सफेद फूल के बीच की कोई अवस्था नजर नहीं आई, क्योंकि बैंगनी और सफेद रंग के कारक अलग-अलग गुणसूत्र पर पाए गए। अतः मिला-जुला स्वरूप बनने की संभावना कम से कम होती है। मेंडल के कारक को आगे चलकर जीन कहा गया। तब यह स्वीकार कर लिया गया कि जीन ही वंशांगति के लिए उत्तरदायी इकाइयां हैं। बाद में हमें यह भी पता चला कि एक जीन से बैंगनी रंग निर्धारित होता है। पर जीन क्या है? शोध आगे बढ़ा और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की खोज हुई और उस पर उन हिस्सों की खोज होने लगी जहां से लक्षणों का निर्धारण होता है। जीन डीएनए के उस हिस्से को माना गया जिससे प्रोटीन बनने की सूचना मिलती है। किसी जीन समूह में एक भी जीन में फेरबदल से नए जीन समूह बनते हैं। ऐसे जीन समूह वाली संतान नए जीन समूह की होती है, चाहे वो हमारे शरीर में ही कोई नए जीन वाली कोशिकाओं का समूह क्यों न हो। नए जीन समूह से नई प्रजाति निर्मित होती है और इसके आधार पर प्रजातियों की परिभाषा, आनुवंशिक प्रजातियों की अवधारणा जेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दी जाती है। मनुष्य गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन का पूरा लेखा-जोखा तैयार हो चुका है। इसका कई प्रकार से लाभ मिल रहा है, जैसे आनुवंशिक रोगों की पहचान व इनके इलाज में। मुख्य शब्द कीवर्ड्स: आनुवंशिकी,
विपरीत लक्षण, प्रभावी, अप्रभावी, समरूप, विषम रूप, वाहक। हमने सीखा लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकी कहलाता है। एक जाति के जनकों की संतानों में समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसे विभिन्नता कहते हैं। ऐसी विभिन्नताएं जिनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे टुड्डी में गड्ढा, बालों का रंग, वंशागत विभिन्नताएं कहलाती है। विभिन्नताएं जिनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं उन्हें उपार्जित विभिन्नताएं कहते हैं, जैसे मोटापा, चोट का निशान। गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल ने कई सालों तक कई प्रयोग किए। मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों से उन्होंने आनुवंशिकी के बुनियादी नियम प्रतिपादित किए। संयोग और संभाविता की मदद से मेंडल अपने प्रयोगों के निष्कर्ष का अनुमान लगाते, जिसकी जांच वे प्रयोग द्वारा करते थे। मेंडल के प्रयोग से हमें आनुवंशिकी के बारे में निम्न बातों का पता चला। प्रत्येक गुण लक्षण प्रकट करने वाले दो कारक होते हैं। प्रजनन के दौरान हर जनक से एक कारक संतान को मिलता है। इन कारकों का एक नया जोड़ा संतान में होता है। गुणों के विपरीत रूप कारकों के विपरीत जोड़े द्वारा व्यक्त होते हैं, एक जोड़ा प्रभावी तो एक अप्रभावी। पृथक्करण का नियम, बीजांड और परागकण बनते समय कारकों के अलग होने को मेंडल के पृथक्करण का नियम कहा गया। सिकल सेल एनीमिया भी एक लक्षण है जो मेंडेलीय लक्षण के समान ही वंशानुगत होता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं हंसियाकार हो जाती हैं और उनमें ऑक्सीजन संवहन की क्षमता कम होती है। मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र के साथ 2X गुणसूत्रों से मादा बनती है, तो एक X एक Y गुणसूत्र वाले युग्मनजों से नर बनता है। XX या XY बनने की संभावना 50% है।